नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता और आज के इस कार्यक्रम में थोड़ी देर में हम सुपरिचित साहित्यकार सुश्री सुधा जुगरान को जोड़ेंगे, जिनसे हम उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करेंगे। वास्तव में सुधा जी देहरादून से हैं और आज हम उनको जोड़ेंगे भोपाल से। किसी कारणवश आजकल सुधा जी भोपाल में हैं और वहां से जोड़कर हम उनसे उनके लेखन के बारे में, उनके कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए, लेकिन सबसे पहले जो आज के हमारे विशेष अतिथि हैं सुश्री सुधा जुगरान, सुपरिचित साहित्यकार, उनको अपने इस मंच उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद कार्यक्रम के साथ जोड़ देते हैं। सुधा जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार उपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने साहित्य संवाद में आमंत्रित किया। बहुत ढेर सारा धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। आप तो व्यस्त थी भोपाल में, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा कष्ट दे दिया। आज मैंने आपसे निवेदन किया कि आप हमारे साथ जुड़िए। मैं तो पिछले कई समय से सोच रहा था, कुछ समय से, कि आपको इस पटल पर जोड़ दूं और फिर हम आपके साहित्य के बारे में, आपके लेखन के बारे में बातचीत करेंगे। अब इस बीच में हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, लेकिन साहित्य में बहुत अच्छी रुचि है उनकी, उनकी खेल में रुचि है, साहित्य में रुचि है, तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मिश्र जी आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो सुधा जी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, दिल्ली में तो ठंड है और स्वाभाविक है कि देहरादून में भी ऐसा ही मौसम होगा। तो भोपाल की क्या स्थिति है मौसम की? भोपाल में तो बहुत अच्छी सी ठंड है, मीठी सी ठंड है। देहरादून में तो बहुत ठंड थी, जब मैं आई थी तो काफी ठंड थी। सुबह शाम का टेम्परेचर तो बहुत कम और दोपहर में धूप में तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर तो ठीक है। अब देखिए, मैंने तो कुछ भी मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो यहाँ पर तो अच्छा है मौसम। नहीं, दिल्ली में अब वैसे भी दिसंबर का महीना ज्यादा ठंड वाला नहीं रहता है, लेकिन आजकल यहाँ पर भी गुलाबी ठंड क्या कहें, अब थोड़ी सी ठंड सुबह शाम, अब टेम्परेचर अब डाउन होने लगा है। इस बीच में निर्देश निधि जी भी जुड़ गई हैं, आपको नमस्कार कर रही है। और रमेश चंद्र शुक्ल जी भी आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। मैं सदानंद मिश्र जी का, निधि जी का और शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि रचना धर्मिता कार्यक्रम में हमारे आज के जो विशेष अतिथि हैं, जो मूलतः देहरादून से हैं, सुश्री सुधा जुगरान, सुपरिचित साहित्यकार, वे हमारी आज की विशेष अतिथि हैं। और इस बीच में हमारे एक और मित्र आकाशवाणी के और बहुत अच्छे कवि और उपन्यासकार हैं, किशोर सिन्हा, डॉक्टर किशोर सिन्हा, वे भी जुड़ गए हैं। सुनीता रैना पंडिता जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गई, मूलतः कश्मीर से है और बहुत अच्छी कवियत्री हैं। और अनंदा पाटनी जी अमेरिका से जुड़ गई है, आपको नमस्कार कर रही है। अनंदा जी आपका स्वागत है। अब हमारे मित्र जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कार्यक्रम के आरंभ में, वैसे तो मेरे सब साहित्यकार मित्र आपको जानते हैं, फिर भी एक थोड़ी सी औपचारिकता मुझे शुरू में निभानी है। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, आप मूलतः रसायन विज्ञान में एमएससी आपने किया है और आपके कई संग्रह जो प्रकाशित, लगभग आपके सुधा जी 9 संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें अगली गली आगे मुड़ती है, मुखरित मौन, मेरे हिस्से का आकाश, एक मन ऐसा भी, थोड़ा दूर थोड़ा पास, कंधों पर सलीबें इत्यादि प्रकाशित हैं। और साथ में 2 साझा संकलन भी हैं आपके। और
कहानी प्रतियोगिता में नया दौर पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुका है और इसके अतिरिक्त भी आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी जयपुर जो साहित्य पुरस्कार है अभी भी पिछले दिनों घोषित हो चुका है आपके उपन्यास पर, जिसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। और जो 6 और 7 को एक साहित्य उत्सव कार्यक्रम है जिसमें आपको सम्मानित किया जाएगा जयपुर में। और इसके अतिरिक्त आपका जो आकाशवाणी और दूरदर्शन से कार्यक्रमों का प्रसारण नियमित रूप से होता रहा है। और इसके अतिरिक्त आपका शिकागो हिंदी रेडियो से भी आपका प्रसारण हुआ है। ये आपका संक्षिप्त सा परिचय है। बाकी तो शेष हम आपसे बातचीत के दौरान ही आपसे जानेंगे। इस बीच में पिलकेंद्र अरोड़ा जी बहुत अच्छे व्यंग्यकार है, हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, हमारे साथ जुड़ गए। राम दुलारी शर्मा जी बहुत अच्छी कवियत्री और समीक्षक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। मैं सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम रचना धर्मिता के इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के पटल पर जुड़ गए हैं। आपने समय निकाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुधा जी, शुरुआत में आपके थोड़े से उन दिनों से करना चाहता हूं, अपने मतलब अपनी जानकारी के लिए। मूलतः आप कहाँ से हैं और आपकी जो शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक हुई है कहाँ पर हुई है? पहले तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ क्योंकि किसी ऑनलाइन प्रोग्राम से जुड़ना इतना आसान भी नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है लगातार जुड़ने के लिए। तो मैं सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपका तो धन्यवाद है ही कि आपने मुझे उन सब से रूबरू करवाया है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ और मेरी यूं तो मैं विज्ञान की विद्यार्थी हूँ, लेकिन मेरे कहते हैं ना कि दिमाग में तो विज्ञान रहा लेकिन दिल में साहित्य बसा रहा। तो मैंने बचपन से हिंदी साहित्य में मेरी बहुत रुचि रही। मैंने हिंदी की जितने लेखक उन दिनों जो चर्चित थे, शिवानी, मालती जोशी वगैरह, मैंने बहुत पढ़े उस समय। धर्म साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह पत्रिकाएं घरों में बहुत आती थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे पढ़ा भी जाता था। पढ़ने की रुचि बहुत उस वो जो दौर था वो लेखकों का और पाठकों का था दौर, बहुत पढ़ा जाता था। तो वो हिंदी साहित्य मेरा साथ साथ चलता रहा, विज्ञान की पढ़ाई भी चलती रही। और जब मैं एमएससी कर रही थी तो हमारे 2 लाइब्रेरी कार्ड बनते थे जिसमें कि मेरे साथ की जो मेरी फ्रेंड्स थी वो अपनी कोर्स की किताबें लाती थी और मैं हिंदी साहित्य की किताबें लाती थी। छुप के भी पढ़ती थी कई बार कि मैं, और सोचती थी कि मैं बड़ा गलत काम कर रही हूँ कि मैं अपनी कोर्स की किताबें नहीं पढ़ रही हूँ और ये पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे चल के मुझे यही जो है कलम ही मेरा साथ निभाने वाली है। तो मैंने 13 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मेरी पहली कहानी कोई ऐसा घर स्कूल मैगजीन में प्रकाशित हुई और फिर स्कूल कॉलेज मैगजीन्स में तो छपती ही रही, इसके अलावा लोकल पेपर्स में भी प्रकाशित हुई। और मेरी पहली कहानी सरिता उन दिनों बड़ी फेमस पत्रिका बहुत थी। बहुत ज्यादा, जी 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 जी। हाँ, तो मैं मुश्किल से 19 साल की थी जब मेरी पहली कहानी सरिता में स्वीकृत हो गई थी। तो वो जो खुशी थी पहली कहानी की एक नेशनल लेवल की मैगजीन में स्वीकृत होने की, वो तो फिर दोबारा जो है फील नहीं होती है जो फर्स्ट टाइम फील होता है कि, और वो टाइम भी था वैसा फील होने वाला, अच्छा लगने वाला। तो बस वहां से, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था, मेरे फादर को मदर को सबको लिखने पढ़ने की बहुत रुचि थी, तो घर में किताबें भी बहुत थी, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। और शादी के बाद मैं सारा क्रेडिट देना चाहूंगी अपनी मदर इन लॉ को कि उन्होंने तब तक वो पीछे लगी रही, क्योंकि 12-13 साल का टाइम क्या होता है कि नई शादी होती है, बच्चा छोटा होता है, गृहस्थी नहीं होती है, रिश्ते नए होते हैं, तुम थोड़े टाइम के लिए अपना शौक अपनी रुचि भूल जाते हो। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ नहीं भूली, वो लगातार बोलती रही तुम्हें लिखना है, तुम्हारा काम ये नहीं है, ये तो सभी करते हैं, तुम्हें तो कुछ और करना, तुम्हारा तुम्हारा काम ये नहीं है। तो लगातार मेरे पीछे लगी रही
और कि तुमने अभी तुमने जो है शादी के पहले वाले नाम से लिखा है, जिब्रान नाम से तुम्हें लिखना है। मैंने तुम्हें तुम्हें विशेष रूप से इस कारण से पसंद करती हूँ। तो और मेरी जब कोई भी कहानी, मैंने 12-13 साल बाद दोबारा लिखना शुरू किया, और जो भी कहानी मेरी स्वीकृत होती थी, प्रकाशित होती थी, वो मुझे 100 रुपए इनाम देती थी उस जमाने में। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो खजाना था, बहुत बड़ा पुरस्कार था, जो मुझे बड़ा मोटिवेट करता था आगे बढ़ने के लिए। तो वो वो लेकिन वहीं से लेकिन लेकिन काफी लेकिन शुरू आपको आपको ये नहीं लगा कि आपने रसायन विज्ञान में एमएससी हाँ, किया हाँ। है, उसके बाद बहुत सारे लोग तो डॉक्टरेट करने के बाद तो फिर उसी के अनुसार नौकरी भी शुरू कर देते हैं, लेकिन दो विपरीत दिशाएं हैं ना, कि कहाँ रसायन विज्ञान और कहाँ फिर साहित्य की तरफ आपका रुझान हुआ। तो खैर, हाँ। लेकिन नौकरी करने की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी आपकी क्या? नहीं, क्योंकि एमएससी के बाद शादी हो गई, और शादी के बाद हस्बैंड की जॉब जगह जगह रही, तो फिर साथ में फिर नहीं हो पाया जॉब का। ये सब चलता रहा, फिर नहीं कर पाई। फिर तो कुछ तो साल नहीं किया तो फिर से। नहीं, जब आपने फिर साहित्य की तरफ रुझान हुआ, अक्सर हम ये सुधा जी देखते हैं कि हाँ जब जी। आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड होते हैं, पढ़ने लिखने हम्म, में, तो हमने अक्सर देखा, अधिकांश ये ऐसा होता है कि हम्म, कविताओं से लोग लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मैं इस बीच में बताना चाहूंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, हाँ, हाँ। सुभाष शशि जाडू जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई, डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत आप जम्मू से जुड़े हैं, और सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी है। बाकी मित्र तो लगातार आपको सुन रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, समय निकाल कर वे मेरी इस पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो क्या लगा आपको? तो कविताएं करने का मन नहीं हुआ आपका क्या? नहीं, कविताएं मैंने कभी 2 लाइन भी नहीं लिखी। कविताओं से शुरुआत ही नहीं हो पाई, मैंने सीधे कहानियां ही लिखी। आर्टिकल लिखे, रिव्यूज बहुत लिखे, और कहानियां लिखी। लेकिन कविताएं कविताएं लिखने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी आया ही नहीं दिमाग में कि कविता लिखूं। कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। तो फिर आपको पहले पहले आप किस साहित्यकार को उस समय ज्यादा प्रभावित अपने आप को मानती रही है, जिनके जो ये भी कह सकते हैं जहां से आपको प्रेरणा मिली? एक्चुअली उस टाइम मैंने जब बहुत छोटी थी, मैं पढ़ तो सब कुछ लेती थी। मेरे फादर की लाइब्रेरी में प्रेमचंद जी थे, मनु भंडारी जी थी, और आचार्य चतुर सेन की किताबें थी। जितनी भी थी मैं सब पढ़ लेती थी, मेरी समझ में आए ना आए, उस छोटी सी उम्र में पढ़ मैं सब कुछ लेती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, शिवानी जी की बहुत आते थे उस समय, धर्म में धारावाहिक आते थे। मालती जोशी जी क्या पढ़ा, चित्रा मुदगल जी की मैंने उपन्यास भी पढ़े, संग्रह भी पढ़े, और ममता कालिया जी का पढ़ा। तो इन्हीं सब को पढ़ते पढ़ते सोचती थी कि कभी मैं भी लिख पाती हूँ, लिख पाऊंगी क्या, ऐसा कभी मेरा भी नाम होगा। दूसरी दुनिया के लोग लगते थे लेखक भी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे फिर सपने बुनने लगे, लेखनी चलने लगी, तो तो बढ़ने वो लगी दिन, फिर। वो आपके जीवन में एक कहानीकार कथाकार के रूप में वो दिन हम्म, कब आया जब आपकी पहली कहानी किसी हाँ, पत्रिका में छपी? कुछ उस दिन हाँ, को याद करिए। तो नेचुरली जब देखिए ना, उस उम्र में जब आपकी कोई रचना किसी बहुत अच्छी हाँ, पत्रिका, बड़ी पत्रिका में प्रकाशित होती है, तो वो एक हम्म, ऐतिहासिक दिन होता है उसके जीवन का। हाँ। वो तो एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट है, मैं आपको सुनाती हूँ कि जब मैं मुश्किल से 13 साल की थी, और मैं 9th में थी। मेरे 2 छोटे भाई, मैं अकेली बेटी हूँ। और मेरे फादर का पढ़ाई के लिए भी बहुत ज्यादा था, इसके अलावा वो चाहते थे कि स्कूल में मेरे बच्चे कुछ और भी करते रहें। तो एक दिन हमें पढ़ाई में तीनों भाई बहन को बहुत डांट पड़ रही थी कि कुछ नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, जो कि आम होता ही है। और मेरे फादर ने मुझे भी डांटा कि देखो बच्चे क्या क्या करते हैं, इस लड़की से ये भी नहीं होता कि एक कहानी लिख के स्कूल मैगजीन में दे दे। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि मैं कर सकती हूँ क्या ऐसा। तो मैंने एक कहानी लिखी, कोई ऐसा घर।
तो 13 साल का बच्चा क्या लिखेगा, घर में डांट पड़ती है तो क्यों डांट पड़ती है, डांट पड़ना गलत बात है, नहीं डांटना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड एक स्टोरी लिखी, कोई ऐसा घर, जिसका मेन जो थीम था वो ये था कि पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत पहले होती है, बच्चों को माँ बाप की जरूरत बाद में पड़ती है। पहले तो माँ बाप को जरूरत पड़ती है ना बच्चे की, तभी तो बच्चे पैदा करते हैं। उसके हम्म। बाद जो है बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है। तो इस उस पे मैंने कहानी वो बनाई, 13 साल का बच्चा क्या बनाएगा, वो छप गई। अब वो जब छप गई कहानी तो मैं डर गई। मैंने वो मैगजीन छुपा दी, अपने भाइयों को दिखा के मैगजीन छुपा दी, अपने घर में नहीं बताया कि पता नहीं क्या क्या कहेंगे, डांट पड़ेगी, क्या क्या लिखा है तुमने ये। लेकिन एक दिन फिर डांट पड़ रही थी तीनों भाई बहन को पढ़ाई में। मेरे फादर ने पूछा तुमने दिया कुछ उसमें, तुम्हारी मैगजीन आई स्कूल की। तो मेरे भाई ने मेरी चुगली कर दी कि हाँ इसकी छपी कहानी तू लेके आओ तो उसने दे दी। तो मेरे फादर ने बहुत जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और मैं छुप गई, दुबक गई कि अब तो बहुत डांट पड़ेगी। लेकिन उन्होंने इतनी तारीफ की उस दिन, तो उस दिन की तारीफ ने जो है कलम चला दी। अगर अगर नाराज होते, कुछ बोलते, कुछ भी डिस्करेज करते तो शायद वहीं रुक जाती कलम। तो वो जो क्षण था, वो जो टाइम था, वो जो दिन था, उसने उसने बना दिया, उसने कलम चला क्या दी। खैर, वो तो उस मैगजीन में छप गई, लेकिन सुधा हाँ जुगरान के नाम से पहली कौन हाँ सी हाँ कहानी थी जो किसी बहुत अच्छी हिंदी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, और हाँ, किस तरह से सुबह वो आपकी स्वीकृत कैसे हुई? क्या प्रयास करने पड़े कुछ उसके लिए, कि आपको संपादक को लिखना पड़ा कि मैं इस तरह से हूं, अपना आपने परिचय भेजा होगा? हाँ, वो थोड़ा सा वो दिन याद करिए ना, क्योंकि देखिए ना, एक लेखक के लिए, एक साहित्यकार के लिए, एक कहानीकार, उपन्यासकार के लिए कोई भी रचना का प्रकाशित होना, तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है। वो भी खास करके जिन पत्रिकाओं का आपने साहित्यिक, अब तो पत्रिकाएं है नहीं, उन दिनों सारिका हुआ करती थी, उन दिनों जी जी धर्मयुग पत्रिका आती थी, उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका आती थी, कादम्बिनी हुआ करती थी, बहुत सारी पत्रिकाएं ऐसी थी, और उनमें प्रकाशित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो जी। आपका क्या किस्सा रहा है इस मामले में? एक्चुअली क्या है कि जब सरिता में पहली कहानी तो मेरी वही 19 साल की एज में स्वीकृत हो गई थी, और वो मेरे ख्याल से मैं 21 की थी, 20-21 की, वो 21 में छप गई थी। उसके बाद फिर 22 में शादी हो गई तो 12-13 साल कुछ लिखा ही नहीं। और 12-13 साल तक ये धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान वगैरह सारी पत्रिकाएं बंद हो चुकी थी। उसके बाद लिखना शुरू किया तो क्योंकि दिल्ली प्रेस में पहले भी लिख चुकी थी, तो मैंने दिल्ली प्रेस में ही भेजी अपनी 2 कहानियां, और वो पहली बारी में ही स्वीकृत हो गई। एक सरिता के लिए और एक शायद मुक्ता के लिए। तो बस वहीं से सुधा जुगरान नाम जो है शुरू हो गया। तो फिर कौन सी कहानी थी, कुछ याद है आपको? आ, या, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। जी, जी, अ, जी। तो क्या मतलब इन फिर सब प प यही प यही ठीक था, यही ठीक है, कुछ ऐसा था शायद जो सरिता में आई तो थी। मतलब पाठकों की क्या प्रतिक्रिया रही फिर बाद में? कुछ आपको चिट्ठी क्योंकि पहले तो क्या होता था ना, जब ऐसी पत्रिकाओं में कोई रचना प्रकाशित होती थी, फिर हम इसका इंतजार करते थे कि अब पाठकों से कोई चिट्ठी आ जाए, या किसी मित्र का, क्योंकि फोन वगैरह का उन दिनों बहुत कम चलन था। कम चिट्ठियां था आती थी, चलन। पत्र आते थे। जी, जी, जी। उसमें तो क्योंकि उसमें एड्रेस या फोन नंबर तो कुछ होता नहीं था, जीमेल वगैरह ये सब कुछ, मेल आईडी वगैरह कुछ होता नहीं था। लेकिन उसमें पत्र मित्र, जो पत्र स्तंभ होता था ना, उसमें एक सरिता वाली कहानी के लिए एक पत्र छपा था। और वो एक धारावाहिक आ रहा था सरिता में किसी और का, तो लगभग वो सेम विषय पे वो धारावाहिक चल रहा था, और मेरी कहानी भी लगभग उसी विषय पे लिखी हुई थी। तो वो बाद में वो थोड़ा वो कंपैरिजन हो गया उस दोनों में, तो मेरी कहानी को उस पाठक ने श्रेष्ठ बताया, जबकि वो धारावाहिक बहुत लंबा था।
तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मेरी इतनी छोटी सी कहानी और इतना लंबा धारावाहिक और ये कहानी जो है इससे बेहतर बताई जा रही है, तो उत्साहवर्धन हुआ उससे, अच्छा लगा। नहीं, स्वाभाविक है कि जब इस तरह से आप ऐसी पत्रिका में आपकी रचना प्रकाशित होती है, तो स्वाभाविक है कि उत्साह से भर जाते हैं आप। इस बीच में दिलीप कुमार जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए, आपका कार्यक्रम देख रही है। पूनम शर्मा जी मुंबई से जुड़ गई, बहुत अच्छी कवियत्री है। वंदना वाजपेयी जी भी जुड़ गई हैं, आपका प्रोग्राम देख रही है। बाकी मित्र तो हमारे साथ जुड़े हैं। तो और उस समय आपके समकक्ष कौन कहानीकार थे जिनकी कहानियां अक्सर पत्रिकाओं में आती थी? क्योंकि क्या होता है ना, फिर आपके पत्रिकाओं के माध्यम से आपके मित्र बनते हैं, फिर आपस में हाँ पत्राचार जी। होता था, फिर आपस में हम एक दूसरे के विचार, उनका आदान प्रदान होता था, फिर डिस्कस करते रहते थे। क्योंकि जैसे आपने कहा, फोन वगैरह तो बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन पत्रों के माध्यम से ही ये सब कम्युनिकेशन होता रहता था। तो और कौन था उस समय जो इस समय बहुत अच्छे कहानीकार साहित्यकार है? हाँ, उस समय मैंने बहुत सारे नाम, जैसे सुधा आदेश जी हैं, संजीव जायसवाल जी हैं, और नीलिमा टिक्कू जी हैं। इनके बहुत सारे की कहानियां मैं पढ़ती रही हूँ उस दौरान पे, और मीता प्रेम शर्मा, बहुत सारे नाम। लेकिन उनको जब जाना हमने, तो एफबी के माध्यम से जाना, फेसबुक के माध्यम से जाना कि अरे इनको तो हमने बहुत पढ़ा है, तब रूबरू हुए हुए एक दूसरे से। और नीरजा श्रीवास्तव जी हैं, तो पढ़ते रहे हैं इन लोगों को। ये तो काफी टाइम से लिख रहे हैं, पहले से ही लिख रहे हैं, मेरे टाइम से लिख रहे हैं। तो हाँ, बहुत लोगों को जाना। इसके अलावा पत्र का जहां तक है कि युगवाणी एक उत्तराखंड की पत्रिका है, जिसमें मेरी कहानियां पहाड़ी जीवन पे आधारित छपती रहती है। बीच बीच में मैं पहाड़ी जीवन पे आधारित कहानियां भी लिखती हूँ। तो उसमें बहुत पत्र आते हैं, क्योंकि उसमें एड्रेस छपता है, फोन नंबर छपता है। तो अब व्हाट्सएप आने लग गए, फोन आने लग गए, पहले पत्र आते थे। लेकिन हाँ, ऐसे कि पत्र आ रहे हैं या मैं भी लिख रही हूँ, ऐसा नहीं हुआ। पत्र आते थे, ठीक है, पढ़ के मैंने वो एक फाइल बनाई हुई है, उसमें मैं पत्र लगा देती थी। अभी भी है मेरे पास वो फाइल। तो पहला संग्रह कब प्रकाशित हुआ आपका, किस सन में, और उसके लिए कितना श्रम करना पड़ा आपको? एक्चुअली मैं कहानियां तो मैं पिछले 30 साल से तो लगातार लिख रही हूँ, लेकिन मैंने पुस्तकों के बारे में मैंने सोचा नहीं। तो ये मेरा जो मेरा पहला कहानी संग्रह है, वो 19 में आया, 2019 में आया। उस क्योंकि कहते तो बहुत सारे लोग हैं कि नहीं, पुस्तक आनी चाहिए, पुस्तक आनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो बहुत, जैसे कहते हैं ना, पीछे पड़ने वाली बात की प्रेरणा ही देते हैं। तो मेरी फ्रेंड भी है सुधा थपलियाल, उसने मेरा बहुत साथ दिया। इसके अलावा संजीव जायसवाल जी हैं, वो माने हुए लेखक तो है ही, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रेरणा दी कि पुस्तकें होनी चाहिए। आप बहुत टाइम से लिख रही हैं, और पुस्तकें ही हैं जो स्थापित करती हैं किसी लेखक को। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, और फिर पहली पुस्तक हमारी 2019 में आई मेरी। उसके बाद लगातार आई, 2020 में आई, 2023 में 3-4 पुस्तकें एक साथ आ गई, और अभी भी फिर आ ही रही है। नहीं नहीं, 2022 इसका में भी। मूल कारण क्या रहा, क्यों इतना आपने देरी कर ली पुस्तकें पाठकों के सामने लाने में? मतलब, हाँ, पुस्तकों के बारे में कभी आया ही नहीं ऐसे दिमाग में। बस कहानियां लिखती थी, भेज देती थी, छप जाती थी, और मैगजीन संभाल देती थी। तो ऐसा दिमाग में आया नहीं कि पुस्तकों के रूप में इनको संग्रह कर दूं, ऐसा कभी आया नहीं दिमाग में, सोचा ही नहीं। बस स्टोरीज लिखी, भेज दी, छप गई, खुश हो गई। तो इतना कुछ सोचा तो नहीं कभी। तो आपका जो संग्रह है, गली हम्म। आगे मुड़ती है, तो हम्म। ये इसमें ये कहानियां हैं, तो कितनी कहानियां हैं इसमें? इसमें 14 कहानियां हैं। गली आगे मुड़ती है मेरा पहला कहानी संग्रह है, तो ये जो किस सन 20 में, 219 में, 2019 में आया होगा ये? आया। हाँ, वो समय साक्ष्य देहरादून से आया था। और मैंने जो बुक का जो विमोचन होता है, मैंने एकमात्र इसी का कराया बस। वहाँ इसमें साहित्यकार लोग आए थे, देहरादून के भी आए, संजीव जायसवाल जी भी आए,
और इसका बस एक ही का कराया। और वहाँ उसके बाद मैंने किसी पुस्तक का विमोचन नहीं कराया, सीधे फेसबुक पे डाला और वहीं से ही अमेज़न पे आई और वहीं से बिकी हैं काफ़ी किताबें। बिकती हैं, लोग खरीदते हैं, ऐसी बात नहीं है, आज भी पढ़ने वाले लोग हैं। अच्छा, आपकी आपकी कहानियों में विशेष रूप से क्या केंद्र में क्या चिंताएं रही हैं, क्या विषय रहे हैं जिन पर आपने उन कहानियों के माध्यम से वो बात कहने की कोशिश की है? क्योंकि समाज में तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं सुधा जी, जो एक साहित्यकार को बहुत परेशान करती रहती थी। जैसे स्त्री विमर्श पर खूब बातें होती रहती है, या बच्चों के बारे में लिखा जाता है, या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, वृद्धजन हैं, उनके बारे में लिखा जाता है। तो आप मेन फोकस किस में रहा आपका, विशेषकर इस कहानी संग्रह में? उपेंद्र जी, मैंने एक्चुअली पॉलिटिक्स के अलावा लगभग सभी विषयों पे लिखा। मैंने अंधविश्वास पे लिखा, मैंने बच्चों पे लिखा, मैंने नई जनरेशन पे लिखा, बुजुर्गों पे लिखा, लिव इन रिलेशन पे लिखा। आज नहीं, 20 साल पहले जो गली आगे मुड़ती है मेरी कहानी है, उसमें लिव इन रिलेशन को मैंने अपना विषय बनाया। मैंने उसमें 3 फ्रेंड्स हैं और 3 अलग-अलग सिचुएशन है। एक लिव इन में रह रही है और वो टाइम था जब लड़कियां आगे बढ़ने लगी थी, बड़ी-बड़ी पोस्ट पे जाने लगी थी। तो उसमें एक लड़की को ऐसे दिखाया, मैंने ये दिखाया था कि भाई वो क्या करती है कि अच्छी पोस्ट पे है, उससे अच्छा लड़का, ज्यादा योग्य लड़के से शादी करने के बजाय वो एक प्रोफेसर से शादी करती है, आईआईटीएन लड़की, कि उसको घर देखने का, घर मैनेज करने का टाइम रहेगा, क्योंकि दोनों में से एक को तो घर, तब तक घर था, परिवार था। आज से 20-22 साल पहले तक परिवार नाम की चीज थी जिसे इम्पोर्टेंस दी जाती थी। आज कम हो गया थोड़ा 20-22 साल में। तो एक सिचुएशन वो थी। एक में लड़की और लड़का जो है लिव इन में रहते हैं और एक तीनों फ्रेंड्स आईआईटीएन है और तीसरी जो है वो शादी के लिए हाँ नहीं बोल पा रही है, क्योंकि जहाँ शादी की बात चल रही है वो दूसरी शहर में है। अगर वो वहां जाती है तो जॉब छोड़ती है और ना बोलती है तो शादी होना मुश्किल हो रहा, क्योंकि उसे उसके लायक लड़का नहीं मिल रहा। तो वो 3 सिचुएशन, तीनों की कशमकश दिखाई थी मैंने उस टाइम पे भी। लिव इन, फिर शादी ही एक स्थायित्व तो है जीवन का, जिसमें कि जीवन चल सकता है, जिसमें कि थोड़ा बहुत समझौता करके लाइफ आगे बढ़नी चाहिए। यही था कंक्लूजन आखिर कहानी का। तो वो भी दिखाया। लिव इन रिलेशन में अभी भी मैंने कहानी लिखी है, जो रास्ता खुशी दे। हालांकि उसमें भी मैंने माइनस प्लस पॉइंट दिखाए हैं लिव इन के। लेकिन अगर कोई रहता है उस स्थिति में, तो उसको उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, उसको लेकर चलना चाहिए। उसको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या मुश्किलें आगे आ सकती हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये आधुनिकता, ये होड़ है कि हमें लिव इन का हम इसका पक्ष ले रहे हैं, तो इसके हम जो इसके मुश्किलें हैं उनको ना समझे। एक लड़के को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, एक पुरुष की तरह। बहुत तो अच्छा उस पॉइंट है। पे भी आप कुछ सुनाना चाह रही है, कुछ सुनाना चाह रही हैं आप? मैं इसी कहानी का थोड़ा सा पॉइंट ले रही थी, थोड़े से कुछ आप ले रही सुनाइए, थी कोई जो। कोई कोई ऐसा अंश सुनाइए जो उस कहानी से हाँ, संबंधित है। जी जी। ठीक है, मैं सुनाती हूँ उसका। वो एक लड़की है जो कि लिव इन में है और वो प्रेग्नेंट होती है। लड़का कहता है कि इसको अबॉर्ट कराना पड़ेगा। वो कहती है मैं नहीं कराऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारा डिसीजन है और अब हम साथ साथ नहीं रह सकते हैं। तो लड़की कहती है, जी। वो कहता है कि वो कहता है कि या तो तुम अबॉर्शन कराओ, तब हम साथ रहेंगे, और या फिर हम अलग होंगे। तो वो अलग होना मंजूर कर देती है। वो कहती है मैं नहीं कराऊंगी।
तो वो जब तैयारी कर देती है, अपनी अटैची सुबह उठा निकल के अपना लेके अपने रूम से बाहर आ रही है और जाने को तैयार है, तो वो कहता है कि मतलब तुम्हें शिफ्ट होना मंजूर है पर अबॉर्शन करवाना नहीं। केशव विद्रूप स्वर में बोला, मुझे अबॉर्शन करवाना है या नहीं, यह फैसला तुम नहीं, मैं करूंगी केशव। हम दोनों लिव इन में रहे, यह दोनों का फैसला था। प्रकृति ने बच्चे पैदा करने की पूरी जिम्मेदारी स्त्री के शरीर को दी है, जबकि इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं। तुम्हारे लिए यह कुछ कमजोर क्षणों की भूल भर है, पर मैं पूछना चाहती हूँ केशव, क्या तुम भी किन्हीं कमजोर क्षणों की भूल का नतीजा हो? और अगर नहीं, तो यह बच्चा हम दोनों के प्यार की निशानी क्यों नहीं है? मुझे चौथा महीना पूरा होने वाला है। अब या तो मैं अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे को खत्म कर दूं, या अपनी आन पर खेलकर इसे जन्म दूं। यह मेरी मर्जी है। राशि शांत मगर दृढ़ स्वर में बोली। अब वो अपना चली जाती है और अपनी फ्रेंड के पास, मैं बीच बीच में छोड़ रही हूँ चीजें पर क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी नहीं पढ़ी जा सकती। जी वो जी जी अपनी जी फ्रेंड जी जी वो अपनी जी। फ्रेंड के पास चली जाती है और उसको अपनी पूरी बात बता रही है कि मतलब क्या मुश्किलें हैं। तो वो रो रही है, उसको वो गले लगा रही है। तो फ्रेंड कहती है कि बस राशि, आज रो ले, आज के बाद एक भी आंसू नहीं। जब लिव इन रिलेशन की व्यवस्था को स्वीकार करने की हिम्मत एक लड़की करती है, तो पुरुष की ही तरह परिणाम के लिए उसे भी मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि माँ बनना ही स्त्री के जीवन की वह कमजोर कड़ी है, या कहना चाहिए वह फटा हिस्सा है, जहाँ पुरुष अपना पैर डालकर खुद स्वच्छंद हो फिर गुंजायमान भंवरा बन जाता है। केशव भी किसी न किसी दिन तो शादी कर ही लेगा, भले ही जीवन में आने वाली उसकी वह लाइफ पार्टनर इससे पहले किसी की लिव इन पार्टनर बन चुकी हो। पर जिस क्या लड़की बात के है। साथ पाल रहा, जब उसके साथ जिंदगी बिताने की बात नहीं सोच पाया, तो किसी नए के साथ जो अपने स्याह अतीत की दुविधा को साथ लेकर आएगी, कैसे निभा पाएगा? अब वो उसे समझा रही है कि अब बता, क्या करना चाहती है? केशव से इस बच्चे का अधिकार पाने के लिए कानून की किताबों को खंगालना, या अकेली माँ बनकर एक नई राह तलाशना? कौन सा रास्ता खुशी दे देगा, यह भविष्य की बात है। पर इतना जानती हूँ कि किसी इंसान से लड़ने से अच्छा है परिस्थितियों के खिलाफ लड़ना। कम से कम जीत गई तो तुझे सुकून देगी, इंसान से जीत कर भी सुकून नहीं मिलेगा। तो वो लड़की अपना ये डिसीजन लेती है कि मैं कोर्ट का कुछ भी नहीं करूंगी। मतलब मैं क्यों लड़ूं उस रास्ते पर कि मैं अपना पैसा खर्च करूं, अपनी ताकत खर्च करूं और फिर भी मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तो वो अकेले रहने का डिसीजन लेती है। बच्चे का जन्म हो जाता है और वो अपना जॉब करने लग जाती है और और वो सच को स्वीकार कर लेती है, किसी से कुछ छुपाती नहीं है। क्योंकि झूठ क्या है, बार बार अपना रास्ता बदलता है, बार बार अपना आकार बदलता है, सच सच ही रहता है। तो वो सच को स्वीकार कर देती है, कर लेती है। तो, लेकिन होता क्या है कि जब बच्ची पैदा होती है तो बच्ची एक कड़ी है उस जो लिव इन पार्टनर है उसके और उसके बीच में। तो वो दुखी हो रही है, उसको याद कर रही है। तो वो फ्रेंड पूछती है, फिर उसी सोच में है? तो वो दुखी होकर कहती है कि सलीना, शादी कितना बड़ा बंधन लगता है ना हमें, जब तक उस खूबसूरत बंधन में बंधने, निभने व बुनियाद बनाने की उम्र होती है और हम आजादी को चुन लेते हैं। क्या बात है। लेकिन फिर यह बिन बंधन की आजादी का मोह खत्म क्यों होने लगता है? विवाह एक बंधन ही सही, पर उस बंधन की आजादी का मोह आखिर इतना आकर्षित क्यों करने लगता है कि एक उम्र के बाद उसमें बंधने के लिए हर स्त्री पुरुष छटपटाने लगता है? कहाँ पर गलती होती है? कौन सी व्यवस्था सही है?
राशि की आंखें फिर बदरी बन बरसने लगी। ये सब सोचकर खुद को कोसने के बजाय एकजुट होकर भविष्य की तरफ देख। अब तो सिर्फ एक लड़की नहीं, माँ भी है, आरवी की, एक सिंगल मदर, जो आज के आधुनिक जीवन का एक जीता जागता सच है। इसलिए अकेली माँ के इस सच को स्वीकार कर जीवन को नए सिरे से संवारने व नए ढर्रे पर ढालने के लिए खुद को तैयार कर राशि। दूसरा मैं तुझे बताना चाहती थी कि 1 महीने बाद विनय भी वापस आ रहे हैं, मतलब उसका हस्बैंड वापस आ रहा है, तो वो फिर अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वो जो लिव इन पार्टनर है, वो जिससे विवाह करता है, वहां पर वो नहीं निभा पाता है, तो वो इसको वापस फोन करता है, क्योंकि इसके साथ 5 साल रह चुका है। तो जब वो फोन करता है, तो वो वो, वो उसका फोन देखकर अब बिल्कुल सारी इंद्रियां जो है उस सुनने के लिए वो व्याकुल हो जाती है कि वो अपने ही ख्यालों में उलझी हुई सी बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गई। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। उसने फोन हम्म। उठाकर देखा। इतने समय बाद स्क्रीन पर केशव का नाम देख मानो शरीर पर समस्त द्रव जम गया। सैकड़ों सवाल मस्तिष्क में कौंध गए। दुविधा में पड़ी वह फोन भी रिसीव न कर पाई, लेकिन फोन एक बार बंद होकर फिर बजने लगा। अनेकों संशय मन में लिए उसने न चाहते हुए भी यंत्रवत फोन उठा लिया। कैसी हो राशि? उससे कोई जवाब न दिया गया। लंबे समय बाद केशव की आवाज की उष्मा से वह जैसे मोमबत्ती की तरह पिघलने लगी थी। कोई जवाब न पाकर केशव खुद ही बोलने लगा। उसकी आवाज गमगीन थी। तुम्हारे बिना रहना मुश्किल होता जा रहा है राशि। तुम्हारी जिद से जिद में आकर मैंने रास्ता बदल तो लिया, लेकिन सिम्मी के साथ एक दिन भी खुश नहीं रह पा रहा हूँ। हर समय तुम न जाने कैसे बीच में आ जाती हो। सिमी और मैं अलग हो रहे हैं। मैं अपनी बेटी और तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ राशि, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर बस मुझे एक मौका दो। कभी शिकायत न होगी मुझसे। फिर बीच में कुछ लंबा है। फोन जी जी जी। फिर ऑफ ऑफ होता है फोन। फोन तो ऑफ कर राशि। फिर अंत में क्या इसका आपने कहां पर इस नहीं, वो उसे उसे स्वीकार नहीं करती है। वो सोच रही है लेटी हुई कि फोन ऑफ कर राशि निढाल हो बिस्तर पर गिर गई। बहुत कुछ याद आ गया। वह दिन जब उसने केशव का फ्लैट छोड़ा था, कितना निराश्रित होकर घर से निकली थी अपने बिन बाप के बच्चे को इस धरती पर लाने के लिए। उसे धरती जितना धैर्य रखना पड़ा। केशव ने पलटकर भी न पूछा वह किस हाल में है। चाय लेकर बैठी तो अपनी कश्मकश में उलझी। अब उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह विचारों के भावनाओं के अंतर्द्वंद की कश्मकश से उठकर पीछे तकिया लगाकर बैठ गई। क्या जवाब देगी अपने अंदर की राशि को, उस स्त्री को जिसे कोख में दोनों की गलती कहें या प्यार का फल अकेले लेकर घर से निकलना पड़ा। वह शारीरिक क्या बात। बलात्कार भले ही न हो, लेकिन क्या जवाब है उस मानसिक बलात्कार का केशव के पास, जिसका फल स्वाभाविक और कुदरती होकर भी सिर्फ उसे ही भुगतना पड़ा। क्या उसके बात है, बहुत बढ़िया। ऑफिस में जी। एक कर्मी है जो उसको हमेशा चाहता है कि वो उससे शादी करे, लेकिन वो मना करती रहती है। लेकिन जब इसका ऑफर आता है, तो उसके लिए सहज तो रहता है कि बेटी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हुआ था और उसको उसका असली पिता मिल जाएगा। लेकिन वो सोचती है कि इस हमेशा मतलब ये जिद में आया तो मुझे छोड़ के चला गया, जिद में आ रहा है तो उसको छोड़ के आ रहा है। तो ऐसे कई अंतर्द्वंद है कहानी में। मतलब पूरी कहानी पढ़ो तो तब एंड नहीं नहीं, बिल्कुल अलग है। बहुत हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत तारीफ हो रही है। हमारे जो मित्र जुड़े हैं, हम्म, सदानंद मिश्र जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। और हम्म, उषा कौल जी जुड़ी है। कहानी मार्मिक है। इसी तरह से हम्म, भूपेंद्र सिंह रैना जी भी जुड़ गए। फूला जी भी जुड़ गई। उषा कौल जी कह रही है कि सुंदर प्रस्तुति है मैडम की। तो हीरो वाधवानी जी भी जुड़ गए। कहते हैं कि अति सुंदर, बहुत बढ़िया। लेकिन कुल मिलाकर सुधा जी, ये जो जो आपने ये बहुत ही मार्मिक ढंग से इसको, इस विषय को लिया है,
और खास करके ये मानवीय संबंधों पर आधारित है। खास करके जो आपने कहा है कि रिलेशनशिप जो होता है, जो लिव इन रिलेशनशिप होता है, और अधिकांश हमने ये देखा है कि इसका जो इसका अंत जो होता है, बहुत अधिकांश प्रतिशत यही होता है कि एक दूसरे को फिर बाद में बहुत कम होता है कि एक्सेप्ट करते हैं, और तब तक गलतियां बहुत हो चुकी होती हैं। तो पाठकों की क्या प्रतिक्रिया रही इस विषय पर, इस कहानी पर आपको क्या मिली, क्या विचार मैंने विमर्श इसको हुआ इस पर? मैंने इसको फेसबुक पे डाला था क्योंकि मैंने इसके पक्ष में नहीं लिखा कहीं पर ना। जब पूरी कहानी पढ़ो तो उसमें सिर्फ जैसे है ना एक रास्ता बताया कि भाई उसमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स बताए। वो कहती है ना कि जब उस बंधन में बंधने का समय होता है तो हमें वो बंधन लगता है, जब निभने का समय होता है तो हमें विवाह बंधन लगता है और हम आजादी को चुन लेते हैं। तो वो समय तो निकल जाता है और जब समय निकल जाता है तब हम विवाह के लिए ललायत होते हैं। तो मैंने कोई पक्ष नहीं लिया लिव इन का और न विवाह का। रास्ता तुम्हारा है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है तुम उसको चुनो, लेकिन तुम उसके प्लस माइनस जो भी है उसके लिए तैयार रहो। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने इस तरह से इस विषय को डील किया है। देखिए, कुछ ऐसे विषय होते हैं ना डॉक्टर साहब, सुधा जी, जो बहुत ही कितनी मार्मिकता उसमें होती है और साथ में थोड़ा सा जोखिम भी रहता है कि क्यों रहता कहानीकार के रूप में आप उसकी परिणति क्या दिखाएंगे, कहां तक ले हाँ, जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं इस विषय पर कि जहां पर आपस में पूरा कंप्रोमाइज नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर धोखाधड़ी भी हो जाती है, एक दूसरे को छोड़ देते हैं, या तो लड़का वो जो पुरुष होता है भाग जाता है उसको छोड़कर, और नतीजा क्या अक्सर तो निकलता है? वही होता है। जी, अक्सर तो वही होता है, एक महिला पर, एक स्त्री पर इसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो खैर, आप एक साहित्यकार के, कहानीकार के रूप में इसकी मार्मिकता को, इसकी संवेदनशीलता को ठीक तरह से महसूस कर सकती हैं। तो और आगे का जो आपके फिर तो मुखरित एक्चुअली मौन मेरे। जी, जी, जी डॉक्टर एक साहब। आपको बीच में रोक रही हूँ। इस कहानी को जैसे मैंने थोड़ा सा ऊपर से इंट्रोडक्शन दिया लिव इन को लेकर के, मैं हमेशा अपनी कहानी पे 2-3 लाइन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देती हूँ जब भी मैं फेसबुक पे डालती हूँ इसका टेक्स्ट। तो एक कोई सज्जन थे जिन्होंने सिर्फ वही 2-4 लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा और एकदम से टिप्पणी दे दी, खूब धमाकेदार। तो मैंने उनको कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं लिखूंगी बिना पूर्वाग्रह लिए, आप पहले कहानी पढ़िए। तो जब उन्होंने पूरी कहानी पढ़ ली तब उनका बिल्कुल बदल गया रवैया। तो उनकी टिप्पणी की हाँ आप भी वही बात कह रही है जो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा मैंने कहानी में किसी चीज का पक्ष लिया ही नहीं है, सिर्फ रास्ते दिखाए हैं कि आपको ये डिसीजन आपका है, आप गलत सही चुन रही है। कोई भी महिला गलत सही चुन रही है तो उसको तैयार रहना चाहिए, उन परेशानियों से जूझने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। बहुत 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 मतलब सही किया। देखिए, आप तो एक कहानीकार हैं, आपको एक समस्या को सामने रखना है और उसका अंत क्या होना है वो तो समय और पाठक ही निर्धारित करता है। और इसके अतिरिक्त जो आपका मुखरित मौन है, मेरे हिस्से का आकाश इत्यादि, वो उसके बाद की कहानियां हैं दो जो आप कह रहे 2022 में, 2023 में प्रकाशित हुई हैं। हाँ, हाँ। जी, मेरे जी, हिस्से आप के बहुत। आकाश में ये मैंने अपने बच्चों को समर्पित किए है। इस कहानी में जी, सब जी। अधिकतर कहानियां हास्य मूड की हैं। हास्य हास्य कहानियां हैं अधिकतर। चुटीली कहानियां हैं लेकिन विषय गंभीर है सारे। तो और युवा वर्ग पे से संबंधित है। सभी कहानियां जैसे मूंग की खिचड़ी है और नाम तो बड़े नाम से कुछ और लगेगा, जैसे पति पत्नी और वो हैं तो ऐसे लगेगा कि वो कोई पता नहीं कौन है पति पत्नी के बीच में, लेकिन एक्चुअली वो नहीं, सास है। किसी कहानी को लेके थोड़ा सा बताइए और उसका कोई एक अंश सुनाइए, क्योंकि ये विषय बहुत, इसमें भी बहुत जोखिम रहता है इस विषय में पर भी। जब आप हास्य व्यंग्य मैं में लिखते हैं। जी, जी।
जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पति पत्नी और वो है, उसमें ना सास है कि आजकल के, पहले तो लड़कियां घबराती थी अपनी सास को लेकर के, आजकल के दामाद भी घबराते हैं। तो तो ये अच्छा है। तीन फ्रेंड्स हैं और चौथा, चार फ्रेंड है एक्चुअली। तो उनका क्या है, इंसेंटिव ट्रिप कंपनी उनको भेज रही है वर्ल्ड टूर पे। तो तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि भाई, चारों चारों अपना बात कर रहे हैं कि हम मतलब बड़े एक्साइटेड हैं कि हम इंसेंटिव ट्रिप पे जाएंगे, और बड़ा ही अच्छा लगता है कि अपनी फैमिली पीछे छोड़ के और अपने सहकर्मियों के साथ, तो आनंद ही अलग है। तो वो कहता है कि मैं अपने, सब आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि सबके छोटे बच्चे हैं, वाइफ है या वाइफ ही है, बच्चे नहीं है, या है तो एक आध छोटा बच्चा है। तो कहते हैं आपस में बात कर रहे हैं कि मम्मियों को बुला लेंगे, मतलब अकेले कैसे छोड़ेंगे फैमिली, मम्मियों को बुला लेंगे। तो जो चौथा फ्रेंड है वो कहता है मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेरी वाइफ को भी छुट्टियां मिली है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊंगा। लेकिन तुम मम्मियों को नहीं, सासों को बुलाओ, अपनी वाइफ खुश हो जाएंगी और तुम्हें चैन से जाने देंगी। तो उनको ये आइडिया पसंद आता है, वो अपने सब तीनों फ्रेंड जो है अपने मदर इन लॉज के एयर टिकट कर देते हैं, लेकिन इंसेंटिव ट्रिप जो है वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा। और चौथा फ्रेंड तो चला जाता है अपनी वाइफ के साथ उनको चिढ़ा करके कि मैं तो कम से कम वाइफ के साथ तो घूमूंगा। तो वो बड़ा गुस्सा होते हैं उस पे कि तू नहीं सिखाया, तू नहीं करवाया, और हमारा हम तो अपनी मम्मियों को बुला रहे थे, तूने हमारी सासों को बुला दिया तीनों को। अब तीनों की सासें आ जाती हैं, तो उनके साथ जो जो होता है तीनों के साथ, तो उनको समझ में आता है कि बिन बात के जो उपदेश हैं जो हमें सुनने पड़ते हैं, तभी जो है लड़कियां अपनी सासों से घबराती थी। तो ये सब जो है मजाक के रूप में है सब चीजें। लास्ट में जो चौथा फ्रेंड वापस आता है तो कहता है अरे यार, वो उसके दोनों, उसके सास भी आ जाती है, माँ भी आ जाती है घर में। तो कहते हैं इसकी तो दोनों आ गई हैं यहाँ पर। तो वो कहता है कि जैसे अच्छे वाली बहू होती है ना, सहनशील और अच्छी वाली बहू होती है, वैसे मैं सहनशील अच्छा वाला दामाद हूँ। तो और जरा हैंडल विद केयर की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कैसे, तो वो उनको समझाता है कि कैसे कैसे तुम्हें हैंडल करना है, माँ तो माँ होती है चाहे किसी की भी हो। तो वो उनको सब बताता है तरीका कि बजाय पलायन करने के सामना करो स्थिति परिस्थितियों का। क्या है, माँ है, हैंडल करना आना चाहिए, चाहे उनकी माँ हो चाहे आपकी माँ हो। तो वो कुछ दिन उस पर अमल करते हैं और खुश कर कि तुम्हारी सास खुश होके जाएगी तो बदले में अपनी अपनी सास को खुश रखेगी, उसकी माँ खुश होके जाएगी, बदले में अपनी सास को खुश रखेगी, और तुम भी खुश रहोगे। तो वो अपनी सास को खुश करके भेजते हैं। तो सब तीनों की वाइफ कह रही है कि बहुत दिनों से मम्मी जी नहीं आई। तो वो कहता है कि अरे मम्मी जी तो अभी गई हैं। तो कह रही मैं आपके अपनी मम्मी की नहीं, आपकी मम्मी की बात कर रही हूँ, मैं ही बात करती हूँ उनको बुलाने के लिए। तो वो तीनों गुलदस्ता लेके जो है उसको धन्यवाद करने चले जाते हैं कि गुरु जी, जब भी हमारी पति पत्नी के बीच में सास बहू के रूप में फंसेगी, हम आप ही के पास आएंगे। तो ऐसे हाथ से कहानी है, खूब अच्छे मजेदार अच्छा, सुनिए स्टोरी है, सुनिए लेकिन इसका सुनिए, विषय सुधा, गंभीर है। सुधा जी, इस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। हेमंत वर्मा हाँ जी हाँ हमारे मुंबई में रहते हैं, बहुत अच्छे हाँ जी, फिल्मकार हैं, हमारे मित्र हैं। तो उन्होंने हाँ कहा हाँ, था नवीनता लिए हुए विषय है, उनको अच्छा लगा हम्म ये विषय। और हम्म प्रदीप उपाध्याय जी आपको नमस्कार हम्म कर रहे हैं, सुन रहे हैं। निरुपमा सिंह जी भी जुड़ी हैं। अ, और दिलीप कुमार जी कह रहे हैं कि अनोखा विषय है अपने आप में। और जम्मू से बालकृष्ण सन्यासी जी हमारे वरिष्ठ मित्र हैं, साहित्यकार हैं जम्मू के, कश्मीर के, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। वो भी आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। उषा कौल जी भी लगातार जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ऐसे विषय तो बहुत अपने आप में रोचक होते हैं और कहानी में इंटरेस्ट बनाए रहते हैं। और साथ में इसमें यह होता ना कि आप शुगर कोटिंग वाला जो असली आपको खिलाना है पाठक को, लेकिन ऊपर मीठा मीठा लगा के आप बहुत अच्छे तरीके से आपने पाठकों तक बात पहुंचा दी है। लेकिन क्या प्रतिक्रिया रही इन कहानियों की? किसी की कोई ये ऐसी आकांक्षा नहीं रही कि इसको मंच पर या इस पर कोई फिल्म बनाई जाए? ऐसा कोई ऑफर आया तो नहीं?
ऐसा ऑफर तो नहीं आया, लेकिन हाँ, उम्मीद हमेशा रहती है कि कुछ मंचित हो इस तरह की कहानियाँ, क्योंकि हास्य कहानियाँ मंचित हो तो बहुत अच्छी रहती हैं, मज़ेदार लगती हैं। तो अभी ऐसा तो कोई ऑफर नहीं आया, लेकिन इसमें लगभग कहानियाँ इसी तरह की हैं, जैसे आने से उसके आए बहार। अब नाम से ऐसे लगता है कि आने से शायद किसी प्रेमिका के बारे में बात हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो छोटा-सा पप्पी है। जो कि अच्छा। या घर अच्छा, में जो बहुत बढ़िया। बेटा है छोटा, 10th में पढ़ता है, तो वो अकेला है। मेरा बेटा भी अकेला था और बहुत पपी पालना चाहता था, मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था। तो एक दिन क्या होता है कि रास्ते से जा रही हैं, उनको रास्ते में एक बच्चा, छोटा बच्चा, कुत्ते का बच्चा किसी ने छोड़ा हुआ है, वो उसको घर ले आते हैं। अब हस्बैंड गए हुए हैं टूर पे, और उसकी वो छुपानी है कि भई इसे सड़क से नहीं उठाया है, कहीं से लेके आए हैं। अब उस पहले तो छुपाना ही है कि जब वो घर पहुँचे हैं हस्बैंड कहीं से, तो इसको कहाँ छुपाएँ? अब वो कोई वस्तु तो है नहीं कि कहीं छुपा दो। पप्पी तो नहीं छुपा सकते, वो तो रोएगा, चिल्लाएगा। तो ख़ैर उसको खिला-पिला के कहीं छुपा देते हैं, माँ-बेटे दोनों। और हस्बैंड घर पहुँचते हैं, वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब स्वागत कर रहे हैं, फादर का, हस्बैंड का। तो कह रहे हैं, आज घर की फ़िज़ा कुछ बदली-बदली नज़र आ रही है। कहते नहीं, नहीं, सब कुछ ठीक-ठाक है बिल्कुल, और खाना भी फटाफट लगा देंगे, फटाफट सो जाएँ और बच्चे को पप्पी का पता ना चले। लेकिन सुबह पप्पी ने तूफ़ान मचा दिया, जहाँ छुपा रखा था वो। तो घर में वो लेडी सोचती है, जो नायिका है, कि भई लगता है विश्व में जितने जो है तूफ़ान, जितने भी अभी तक तूफ़ान आए हैं, सबसे बड़ा वाला जो है मेरे घर में आ गया। अब वो हस्बैंड पूछता है कि कहाँ से लाए हो? तो उसके बारे में भी कई चीज़ें हैं, जैसे वो कहती है कि मेरी फ्रेंड के मौसी के घर से लेके आए हैं। तो वो छुप के उसकी फ्रेंड को फ़ोन कर रहा है हस्बैंड, कि भई किस नस्ल का है ये पप्पी? तो वो भी झूठ हम्म। बोल रही है कि माँ का तो पता नहीं, और नहीं, माँ माँ तो साधारण है, पर पिता का पता नहीं है। अच्छा, क्या बात है। तो बहुत बढ़िया। ये ये सब, मतलब उस पप्पी को घर में बसाने के लिए ये सब चल रहा है खूब। और पप्पी भी जो है वो कभी उसका मोजा कुतर देता है, कभी उसका उसको जूते को टॉयलेट समझ लेता है। और जो पप्पी के बीच में और हस्बैंड के बीच में जो चल रहा है, वो लास्ट में जाके कहानी थोड़ी सीरियस होती है। तो वो लेडी कहती है कि ठीक है, मैं इसको दे देती हूँ, हमेशा घर तुम्हारा है, और यहाँ पर सब रूल्स तुम्हारे हैं, तुम जो चाहते हो वही होता है। पति को तुम नहीं चाहते हो, ठीक है, मैं इसे वापस कर देती हूँ। और हमेशा तुम अपनी अपनी ही बात कहते हो, और उसे लेके देना जाना चाहती है। तभी वो फ्रेंड आती है, वो कहती है मैंने किसी से बात कर ली है, मैं इसको दे देती हूँ किसी को। तब लास्ट में उसे फ़ील होता है कि अब कहानी में नेचुरली कहानी लंबी है, उसमें कई संवाद भी हैं, तो आनंद आता है कहानी पढ़ने में। पर लास्ट में कुछ ऐसे संवाद है जिससे कि जो हस्बैंड है वो मान जाता है, और उसके आने से जो है घर में बहार आ जाती है फिर जब मान जाता बहुत बढ़िया। प्रदीप है। प्रदीप उपाध्याय जी लिख रहे हैं, गंभीर विषय को रोचक हाँ, हाँ। अंदाज में प्रस्तुत करना यही विशेषता होती है। बात तो सही है प्रदीप जी, कि आप जी। कितना कौन कोई सा भी विषय ले लीजिए, चाहे हाँ, वो हाँ। रोचक हो या चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो किसी भी विषय पर हो, लेकिन उसको उस अंदाज में पेश करना ताकि दूसरा उसको पसंद करे, उसको ग्रहण कर सके और उसको आत्मसात कर सके और उस पर विचार मनन भी हो जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हुँ। सुधा जी, मुझे आपकी जो कुछ कहानियों पर बातचीत हुई और जो हाँ, हाँ। आपने उन विषयों पर बात की, मुझे लग रहा है हुँ, कि इसमें ड्रामेटाइजेशन बहुत है आपके कथा साहित्य में। तो आप हाँ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के साथ बहुत जुड़ी रही हैं, तो हुँ, कुछ हुँ। प्रयास नहीं किया आपने, या वहां को आपने ऐसा कोई मौका नहीं आने दिया कि इन पर कुछ अच्छी सी प्रस्तुति नाटक के रूप में बन जाए? ऐसा नहीं किया आपने? सच बताऊँ तो मैंने कहीं भी अपनी तरफ से कहीं भी प्रयास नहीं किया। जहाँ जहाँ भी मौका मिला खुद से ही आया, और खुद से ही मैंने तो आकाशवाणी में भी प्रयास नहीं किया, दूरदर्शन में खुद के जब परिचर्चा हुई मैंने उसके लिए भी प्रयास नहीं किया। जहाँ से मौका आया वहाँ चली गई। आपने भी बुलाया तो आ गई। तो अपनी अच्छा, प्रयास तो
सचमुच जीरो तो है अपने प्रयास। इस बात को मैं मानती हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं लेकिन जो मुझे लगा कि आपकी आपकी कहानियों में, आपके कथा साहित्य में हाँ, नाटकीय तत्व बहुत है। बहुत अच्छी तरह से उनको ड्रामेटाइज किया जा सकता है। इवन हाँ, मंचों पर, रंगमंच मंच पर किया जा सकता है, या रेडियो से भी प्रसारण अच्छा, मतलब लिखने वाला होना चाहिए जो नाटक के रूप में आपकी कहानियों को प्रस्तुत कर सके। अच्छा, पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कमेंट लिखा है, उस पर आप जरा अपना मत दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि व्यंग्य पुरोधा रविंद्रनाथ त्यागी जी अंतिम समय में देहरादून में ही रहे, उनसे कभी कोई मुलाकात हुई तो कैसा अनुभव रहा आपका, उसके बारे में आपका क्या कहना किन किन से मेरी मुलाकात हुई नहीं, शायद किन से है? बताइए। रविंद्रनाथ त्यागी जी से, जो व्यंग्य पुरोधा थे, व्यंग्यकार थे बहुत बड़े। नहीं, मेरी मुलाकात तो नहीं हुई उनसे, मेरे ख्याल से नहीं, मैं उनसे उनका कभी उनका नहीं मिली। पिलकेंद्र जी कह रहे थे कि अंतिम समय में वे देहरादून में ही रहे थे। हाँ, पर मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, मैं कभी अच्छा, नहीं मिली उनसे उनसे। नहीं हुई आपका? जी जी। नहीं, आपका अच्छा, नहीं। जो बाकी आपका जो दो साझा संकलन है, वो है क्या? वो हाँ, आपका साझा मतलब क्या है? वो एक्चुअली जो वांग्मय पत्रिका है, उपेंद्र जी, मैंने हर तरह की कहानियां लिखी, हाथ से भी लिखी, हल्की फुल्की कहानियां लिखी, व्यावसायिक पत्रिकाएं जितनी हैं उनमें भी लिखा, और साहित्यिक पत्रिकाओं में भी लिखा। सभी पाखी, वांग्मय, निकट, और वागर्थ में भी आने वाली है, और जितनी भी हैं, ये विभोम स्वर हो गई, कथा बिंब है। तो मैंने इस तरह की कहानियां भी लिखी, और ये सब मेरी सहेली, वनिता, सरिता, इनमें भी लिखा। तो हास्य कहानियां भी लिखी, गंभीर भी लिखी, स्त्री विमर्श में भी लिखी, हर तरह की कहानियां मैंने लगभग लिखी है। पॉलिटिक्स को छोड़ के मैंने हर विषय पे लिखा लगभग। तो क्या आपने क्या पूछा था अभी? मैं मेरे दिमाग से उतर गया। क्या क्या बात कर रहे थे आप? क्या पूछ मैं रहे थे? मैं आपकी आपकी मतलब कहानियों के बारे में बात कर रहा था। हम्म। तो बस मैं फिर सभी तरह की कहानियां मैं लिखती रही हूँ, तो दोनों तरह की पत्रिकाओं में मेरी कहानियां छपती रही हैं। तो ये रचना संसार चलता रहा। उपन्यास उपन्यास तो एक ही लिखा, और उपन्यास में इसके अलावा मैंने पारिवारिक कहानियां भी बहुत लिखी। मेरा ये थोड़ा दूर थोड़ा पास, जो मेरा ये संग्रह है, इसमें सारी कहानियां जो है, इन कहानियों के जो केंद्र बिंदु है, सास बहू देवरानी जेठानी, इस तरह की कहानियां हैं इसमें सारी। तो अलग अलग अच्छा, तरह जिस की हैं अच्छा जिस ये जिस जिस जब जिस पुस्तक पर, उपन्यास पर आपको जयपुर साहित्य सम्मान अभी जनवरी में दिया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्यों मिलना चाहिए था उसको पुरस्कार? क्या विशेषता है आपको? आपको आप एक अपने भीतर एक समीक्षक के रूप में उस पर टिप्पणी आपकी चाहूंगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे हमारे घरों की जो लड़कियां हैं, हम जब स्त्री विमर्श की बात करते हैं और अपने घरों के बच्चों को देखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इन घरों के, हमारे घरों के बच्चों को सारे अधिकार, सारी सुविधाएं थाली में परोस के मिलती हैं। तो इनको तो सशक्त होना ही चाहिए। लेकिन जब ऐसे घरों की लड़कियां जो संघर्ष से उभरती है, साधारण घरों की, जहाँ जहाँ पिता नहीं है, या है तो उनका साथ नहीं है, वो शराबी है, या उनके पास पैसा नहीं है, या माएं घरों में काम कर रही हैं, इस तरह के घरों से जब लड़कियां बनती हैं, जब स्त्रियां सशक्त होती है, जब शिखर तक पहुंचती हैं, तो ये जो मेरा उपन्यास है, ये वैसे रियल स्टोरी पे है। बहुत ये बढ़िया, किसी बहुत लेखिका अच्छा। की रियल स्टोरी पे है, जो कि जिसके फादर की डेथ हो जाती है, और वो बहुत ही साधारण घर की है, निर्धन है, और उसकी शादी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर जो पढ़ाई का और लेखनी का जो एक जो कहना चाहिए ना, कीड़ा है अंदर की, मैंने बस बनना ही है, मैंने करना ही है, और वो शिखर तक पहुंच के रहती है। और उसको एक जो यहाँ का मध्य प्रदेश का कबीर सम्मान है साहित्य का, उसकी कविताओं को मिलता है, उसके काव्य संग्रह को मिलता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, जब जब स्त्री एक संघर्षशील जीवन से उभर के कहीं पर शिखर तक पहुंचती है,
वो एक्चुअली इस महिला सशक्तिकरण का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, ना कि उन घरों की लड़कियां जिनको कि अधिकार ही के साथ वो जन्म लेती हैं। तो वो कोई वो अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकारों की बातें वही करती है, और उनको लगता है जितनी स्त्री विमर्श के बारे में जितनी बातें हो रही है वो सब हमारे लिए, जितने कानून बने वो सब हमारे लिए है। इस तरह की लड़कियां उनके दिमागों में नहीं आती है। मेरे साथ मेरे घर में देहरादून में 2 लड़कियां हैं मेरे घर में, जिनकी माएं घरों में काम करती है, वो लड़कियां भी घरों में काम करती है, फादर शराबी है। उनमें से एक लड़की केमिस्ट्री से एमएससी फाइनल में है, और एक क्या बात है। लड़की एमए इकोनॉमिक्स से उसने फाइनल कर लिया। वो एक लड़की कोचिंग करती है, वो एग्जाम वगैरह दे रही है। फादर शराबी है, कोई अपना आर्थिक सहयोग उनका नहीं है। माँ ने घरों में काम करके, इवन लड़कियों में सुबह घर से आती थी, स्कूल के कॉलेज की ड्रेस वो अपने बैग में लेके आती थी, पहले घरों में काम करती थी, फिर ड्रेस चेंज करके वो कॉलेज स्कूल जाती थी अपने, फिर वापस आके वो घरों में अपना काम करके फिर घर जाती थी अपनी मदर्स के साथ में। तो मैं सोचती हूँ ये बेस्ट एग्जाम्पल है स्त्री सशक्तिकरण का। सशक्त होती है स्त्री देखनी है तो इस तबके में देखो और इनके बारे में बात करो। इनको इनको समझ में आना चाहिए कि उनके क्या अधिकार है, और उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि समाज के किसी भी स्त्री पुरुष को जो अच्छे स्तर के हैं, जो हमारे जैसे वर्ग के स्त्री पुरुषों को जो अधिकार प्राप्त है वो उनको भी है। बस यही कमी है, उनको उनको नहीं मालूम है ये चीजें कि उनके अधिकार क्या है। वो थोड़ा कमी है उनमें। बाकी वो बहुत संघर्ष कर रही है, उनके बारे में बात होनी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ ये उपन्यास उस लिहाज से पुरस्कृत होने के योग्य था। एक चलिए, बहुत बहुत समीक्षा करना आपके सामने। वास्तव में इसी बहाने मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हाँ जी, आपको ये सम्मान मिल रहा है। बहुत अच्छी बात हाँ, है। अब मेरा एक मूल प्रश्न है, उसके बाद फिर हम बातचीत को फिर उसका समापन करेंगे। तो देखिए, एक साहित्यकार बहुत मेहनत के साथ गंभीर विषयों पर चिंतन मनन करता है, चाहे वो फिर कहानी के माध्यम से या उपन्यास के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से फिर वो अपनी बात कहना चाहता है, और पुस्तकें प्रकाशित होती रहती है प्रचुर मात्रा में। और खास करके मैंने ये देखा, अब महसूस किया कि कोरोना के बाद बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, कुछ कोरोना पर भी और कुछ अन्य विषयों पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपने आप में। हाँ, तो एक लेखक के नाते, एक चिंतनशील व्यक्ति के नाते, एक संवेदनशील व्यक्ति के नाते, आपको क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत के बावजूद वो पुस्तकें पाठकों के पास सही रूप में पहुंच भी जाती हैं, और पाठक खरीदकर उनको ग्रहण करते भी हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, या केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी समीक्षा या उस पर जो टिप्पणी आती है वो पढ़ के तसल्ली करते हैं अपने आप की? हाँ, ये तो आजकल है, क्योंकि फेसबुक पे मैं देखती हूँ कि पुस्तकें छपाना बहुत आसान हो गया, और जितने भी सभी राइटर्स जो है वो ई मैगजीन, ई पेपर्स में छप के सोचते हैं हम लेखक बन गए। जैसे हम लोग हैं बरसों से लिख रहे हैं, और जब छपते हैं तो नेशनल लेवल की मैगजीन्स में छपते हैं, ई पेपर और ई मैगजीन में छप करके, और फिर उनमें किताबें छप के वो पढ़ी ही रहती है। मैंने देखा कम से कम हमारी किताबें कितनी बिकती हैं मुझे नहीं, लेकिन वो सब मैगजीन्स में छपती हैं, और स्टैंडर्ड की मैगजीन्स में छपती हैं, पाठकों तक पहुंचती है, पाठकों की प्रतिक्रियाएं आती है। साहित्यिक पत्रिकाएं मैंने देखी है कि दुकानों में भले ही ना मिले, लेकिन वो पढ़ी जाती है। वो कैसे जाती है पाठकों तक, कहाँ कहाँ से फोन आते हैं, पूना से, गोंडा जिले से, मतलब ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगहों से भी फोन आते हैं कि एक समीक्षा भी लिख दी होगी, समीक्षा भी छपी होगी, उसके लिए भी फोन आते हैं हिंदुस्तान के जगह जगह से। तो अगर अच्छी मैगजीन्स में छपा है तो मेरी सभी जितने भी मेरे संग्रह हैं, मेरे बिना छपे, बिना किसी मैगजीन में छपे मेरे संग्रह नहीं छपते। मेरी सभी कहानियां नेशनल लेवल की मैगजीन्स में छप चुकी होती हैं, तभी मेरा संग्रह आता है।
और मुझे वो क्वेश्चन आपका याद आ गया, वो आपके साझा संग्रह के बारे में आप पूछ रहे थे। एक्चुअली आप भी भूल गए और मैं भी। वो जी जी। वांग्मय पत्रिका के संपादक है डॉक्टर फिरोज खान। तो उन्होंने विरुद्ध विमर्श, विरुद्ध उस पे कहानियां उन्होंने मंगवाई थी एक बार। तो उसमें सभी कहानियां विरुद्ध विमर्श पे छपी थी। तो उसमें उन्होंने फिर वो तो वो तो पत्रिका है, उसमें छपी। उसके बाद उन्होंने उसका साझा संकलन निकाला जिसमें प्रवासी साहित्यकार हैं प्लस भारतीय साहित्यकार हैं। तो वो एक साझा संकलन है जिसमें प्रवासी साहित्यकारों की कहानियां हैं और कुछ हम लोगों की कहानियां हैं। इसके अलावा ये जो रेत समाधि जो उपन्यास है, जिसको बुकर पुरस्कार, गीतांजलि श्री का जिसको जी जी। पुरस्कार मिला, तो उसमें एक आर्टिकल है, एक जो वांग्मय पत्रिका में उस पे आर्टिकल्स छपे थे, समालोचनात्मक आलेख छपे थे, इसमें मेरा भी आलेख है। तो वो पत्रिका में भी छपा, प्लस उस आर्टिकल का एक, उन आलेखों का एक साझा संकलन भी छपा हुआ है। तो ये 2 साझा संकलन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, लेखन के अतिरिक्त आपकी क्या रुचियां हैं? आपका क्या शगुल रहता है? अब कई लोग तो संगीत सुनना पसंद करते हैं, कई लोग तो गाना पसंद करते हैं, कई लोग तो पेंटिंग पसंद करते हैं। आपका व्यक्तिगत क्या क्या आपकी क्या रुचि है? मुझे व्यक्तिगत मुझे सारे ही शौक है। मुझे जब टाइम मिले खाना बनाना भी अच्छा लगता है, मुझे घर साफ करना भी अच्छा लगता है, सफाई करना भी अच्छा लगता है, गार्डनिंग भी अच्छी लगती है, और सहेलियों के साथ गपशप और वो सब मस्ती करना भी अच्छा लगता है। मुझे हर चीज, हर हर सभी सभी चीजें अच्छी लगती हैं, और सुधा बड़ों जी, के साथ बातें करना। लोक संगीत तो आपको पसंद तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल गढ़वाली मैं पहाड़ी हूँ, गढ़वाली हूँ मैं। तो मुझे तो अपने गढ़वाली मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का समापन एक अच्छे से एक अंश के साथ, लोक संगीत के साथ हो जाए, लोकगीत के साथ। थोड़ा बहुत सुनाइए, वो अच्छा लगेगा। पर मुझे आज नहीं, वो नहीं सुना पाऊंगी। सॉरी। अच्छा, गढ़वाली गाने का गा के ना सुनाइए, ऐसे तो सुनाइए, तो अगर याद होगा कुछ। नहीं, इस समय तो नहीं आएगा वो। मुझे पहले से आप थोड़ा सा हिंट दे देते तो मैं 2 लाइनें तैयार करके भी रखती। नहीं देखिए हो देखिए, सकता। मैं किसी को हिंट ऐसे थोड़ी देता हूं। मैं तो ऑन द स्पॉट निवेदन कर सकता हूं, और क्या। जी जी जी। नहीं, मुझे जी, इस समय बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। ध्यान चलिए, नहीं आ बहुत रहा। अच्छा लग। अच्छा, इस बातचीत के दौरान आपको क्या लग रहा है कि कोई ऐसी बात जो अनछुई रह गई, जिस पर हमें बातचीत करनी चाहिए थी, वो तो मैं आप पर छोड़ता हूं। आप बताइए, उस विषय को आप प्रकट करिए हाँ, यहाँ पर। मैं यही कहना चाहूंगी कि जो युवा वर्ग है उनको मैं हमेशा एक संदेश देती हूँ कि आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। तो जो घर के डिसीजंस हैं, छोटे छोटे काम हैं, छोटे 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 रिश्ते हैं, आजकल परिवार नहीं है, माता पिता है मुश्किल से दोनों तरफ, बहुत हुआ तो एक भाई बहन और होगा। तो छोटी छोटी फैमिलीज हैं, परिवार खत्म मत कीजिए, रिश्ते खत्म मत कीजिए। बड़े बड़े डिसीजंस के साथ, बड़ी पोस्ट के साथ, अपनी बड़ी कंपनियों के 18 घंटे की जॉब के साथ, अपनी ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, और दोनों परिवार से जुड़े रहिए। परिवार संस्था बनी रहनी चाहिए, क्योंकि सुंदर परिवार होंगे तो सुंदर समाज रहेगा, और आप लोगों की बाद की लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपके रिश्ते बने रहेंगे। तो बस मैं हमेशा यही जो संदेश देती हूँ कि इतनी बड़ी मुश्किलें नहीं है थोड़े से रिश्ते निभाना। आप बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, बड़े बड़े चीजों को हैंडल करते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं। आजकल परिवार से भाग रहे हैं बच्चे, अधिकतर बच्चे। मतलब क्या हमारे बात है। घर का नहीं, हमारा तो बहुत ही सुंदर परिवार है, लेकिन मैं अधिकतर समाज में ये चीजें देख रही हूँ कि बड़े डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ ही नहीं निभा पा रहे हैं। तो उन सब उस चीज के लिए देख रही हूँ कि छोटी छोटी बातों में निभाना अधिकारों का हनन नहीं है। हर छोटी बात पे निभाने से ये नहीं है कि अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकार बड़ी बड़ी बातों में होता है, छोटी छोटी बात एडजस्टमेंट अपने विचारों के साथ भी होता है, अपने साथ भी होता है। तो फिर जब दो कोई भी लोग साथ होंगे तो एडजस्टमेंट तो होता ही है। तो नहीं, बस इस बात पर तो हमारे मित्र बहुत ही
तहे दिल से अपना समर्थन दे रहे हैं। और प्रदीप जी और निरुपमा जी कह रही है, बहुत सुंदर सार्थक बात कही आपने। इस विषय पर आप कुछ लिखना चाहती हैं क्या, या उस प्रक्रिया में है आप, जो विषय आपने बता दिया, जो संदेश आपने इसमें दिया वो अपने? तो मेरी अधिकतर स्टोरीज पहली जनरेशन से शुरू होती है और दूसरी जनरेशन पे खत्म होती है। अब मेरी कहानियों में परिवार होता है और पहली जनरेशन होती है, लेकिन दूसरी जनरेशन आती है। मैं वर्तमान जनरेशन पर जरूर लिखती हूँ, लेकिन उनका क्रिटिसाइज नहीं करती, उनकी परेशानियों को लेकर चलती हूँ, क्रिटिसाइज कभी नहीं करती। लेकिन हाँ, जो परिस्थितियां होती हैं उनमें मैं चाहती हूँ कि जो पुरानी पीढ़ी है वो उनके साथ कदम ताल करे, और जो जो पुरानी पीढ़ी कदम ताल करती है नई जनरेशन के साथ, उनके लिए वो भी कदम थोड़े धीरे करते हैं। ये थोड़ा पुरानी पहली जनरेशन को भी समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ, नई जनरेशन को भी भागना नहीं चाहिए रिश्तों से, पुरानी जनरेशन से। वो एक बहुत समय बहुत बिता चुके हैं, इतना नहीं बदल सकते, बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते। वो एक समय है, वो बिता चुके हैं, तो थोड़ा आपको भी थोड़ा उनके साथ कदम मिलाने पड़ेंगे, और थोड़ा वो भी मिलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखिए, हर एक पक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से भी लेना चाहिए। उस तरह से हम्म, दोनों पक्षों को एक संतुलित तरीके से चलना चाहिए। मैं तो पक्ष नहीं मानूंगा, इसमें परिवार है। एक परिवार में माँ बाप भी है, बच्चे भी हैं। अब बच्चों हम्म, को माँ बाप की मानसिकता, उनका मनोविज्ञान समझना चाहिए, और माँ बाप को हम्म, भी बच्चों को। अब देखिए, पीढ़ियों का अंतर तो रहता है, इससे हम हमेशा इनकार नहीं, हमेशा रहता है। हमें इनकार नहीं हम्म, करना चाहिए, लेकिन हमें हम्म, बच्चों की बात समझनी चाहिए, बच्चों को हमारा तौर तरीका समझना चाहिए। और हम्म, एक मध्य पॉइंट पे आके जो रेलगाड़ी है उसी ट्रैक पे चलती रहेगी, तो जीवन सफल रहेगा। और बहुत अच्छे नोट पर हम बात को यहीं पर विराम देते हैं। सुधा जुगरान जी, बहुत अच्छी हम्म। बातचीत रही, बहुत रोचक बातचीत रही। और जो मित्र हमारे बीच में इस दौरान रहे, बहुत समय दिया उन्होंने हमारे साथ, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं बिल्कुल सभी का बहुत अभिनंदन करती हूँ। इतना मतलब इतना टाइम निकालना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। आप सबने हम लोग हम मेरे मुझे सुना और सराहा, मैं सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो आगे भी इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स और आगे भी देखेंगे इस वीडियो को, उन सबका भी बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा जो आपसे सुन सुधा के। जी, जो कमेंट्स मित्रों के आए हैं उनको बाद में आप देख लीजिएगा, उनको हाँ, मैं आप बिल्कुल। अपने अपने जी, तरीके से आप उनका उत्तर दीजिए। और आपका भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मित्रों का भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। समय निकाला आपने, और आपने भी समय निकाला। आइए अगली मुलाकात मैं देखते एक्चुअली हैं कब होगी। थोड़ा होम टाउन से बाहर हूँ, तो मुझे थोड़ा उतना टाइम भी नहीं मिला किसी चीज की तैयारी के लिए। बस आपने कहा कि अनौपचारिक बातचीत होगी, मैंने कहा ठीक है, नहीं, क्योंकि जब देखिए आदमी देखिए डॉक्टर साहब, सुधा जी, बातचीत तो अनौपचारिक ही रही। और हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। और इसी बीच हाँ, में एक दूसरे की बातें, मन की बातें, साहित्य की बातें करने का मौका मिला। ये तो बहुत बड़ी संपत्ति होता है, बहुत बड़ी देन होती है। बहुत बहुत नमस्कार आपका, सुधा जी, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ उपस्थित थे सुश्री सुधा जुगरान, सुपरिचित साहित्यकार, कथाकार। इसके साथ ही मुझे आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए।